नमस्ते दोस्तों। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025। आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता आचार्य कृपलानी का जन्म हुआ था। हम एग्जाम की तैयारी के लिए आज के 15 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। नमस्ते राकेश, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। पहला सवाल निधि साइंस एंड टेक से जुड़ा। भारत का महत्वाकांक्षी गहरे समुद्री मिशन का नाम क्या है जिसमें मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा? भारत के इस गहरे समुद्र मिशन का नाम समुद्रयान है, जिसमें मत्स्य 6000 पनडुब्बी का उपयोग करके समुद्र के नीचे के संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल। समुद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों और गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करना है। यह समुद्रयान मिशन भारत को महासागर संसाधनों का पता लगाने में मदद करेगा। राकेश, मत्स्य 6000 पनडुब्बी कितनी गहराई तक जा सकती है? मत्स्य 6000 को 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां ये कम से कम 12 घंटे तक रह सकती है। तो समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र के लिए है और इसमें मत्स्य 6000 पनडुब्बी का उपयोग होगा। स्टैटिक जीके के लिए याद रखना, भारत का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल। हाँ निधि, दूसरा सवाल। राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से हालिया खबरों में रहा उत्प्रेषण रिट कब जारी किया जाता है? उत्प्रेषण रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को तब जारी किया जाता है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय सुनाता है। सही। ये रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए निर्णयों को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ये उत्प्रेषण रिट न्यायिक त्रुटियों को दूर करता है। राकेश, क्या ये रिट केवल न्यायिक न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी होता है? नहीं, अब ये उत्प्रेषण रिट प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, बशर्ते उनके निर्णय न्यायिक प्रकृति के हों। ठीक है। उत्प्रेषण रिट न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। ये भी याद रखना कि संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। चलो तीसरा सवाल। बिल्कुल, तीसरा सवाल निधि अर्थव्यवस्था से संबंधित। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ONDC का मुख्य उद्देश्य देश में ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाना और एक खुला नेटवर्क स्थापित करना है ताकि छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन व्यापार कर सके। हाँ, ये ONDC एक प्रोटोकॉल आधारित प्लेटफॉर्म है जो किसी विशेष ई-कॉमर्स कंपनी पर निर्भर नहीं है। ये ONDC छोटे विक्रेताओं को लाभ पहुंचाएगा। राकेश, ONDC किस तरह के मॉडल पर काम करता है? ONDC एक इंटरऑपरेबल मॉडल पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, वे एक दूसरे के साथ ONDC के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। तो ONDC ई-कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क है जो छोटे व्यापारियों के लिए वरदान है। ये भी याद रखना कि भारत में डिजिटल भुगतान को NPCI नियंत्रित करता है। हाँ निधि, चौथा सवाल। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से किस वर्ग के कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने पर केंद्रित है? PM विकास योजना पारंपरिक कारीगरों, जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है, उनको कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। सही। इस योजना के तहत विश्वकर्मा कारीगरों को आधुनिक उपकरण, क्रेडिट समर्थ और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी कला को बल मिलता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पों और कलाओं को संरक्षित करना और विश्वकर्मा कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। बहुत बढ़िया। PM विकास योजना पारंपरिक विश्वकर्मा कारीगरों को समर्थन देती है। याद रखना, हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। पांचवा सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर है। हाल ही में चर्चा में रहा G7 PGII क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट G7 देशों की पहल है, जिसका लक्ष्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना है। बिल्कुल। PGII का मुख्य लक्ष्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का एक विकल्प प्रदान करना है, ताकि विकासशील देशों में बेहतर बुनियादी ढांचा बन सके। राकेश, PGII के तहत किस तरह के क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा? PGII के तहत मुख्य रूप से जलवायु, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। तो PGII पहल G7 देशों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए शुरू की गई है। स्टैटिक जीके के लिए G7 समूह का गठन 1970 के दशक में हुआ था। प्रश्न 6, रक्षा।
छठा सवाल रक्षा पर। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन कहाँ आयोजित किया जाता है? भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाता है, जहां कई मित्र देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। हाँ, मिलन अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच ऑपरेटिंग क्षमता यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी और सामुद्रिक सहयोग को बढ़ाना है। ये मिलन अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिलन अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं? ये एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है जिसमें 50 से अधिक मित्र देश भाग लेते हैं, जिससे ये नौसेना का एक विशाल जमावड़ा बन जाता है। ठीक है, मिलन अभ्यास नौसेनाओं के बीच ऑपरेटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम में आयोजित होता है। याद रहे, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। निधि, 7 का सवाल पर्यावरण से। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना और व्यक्तियों या कंपनियों को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने का मौका देना है। सही कहा। ये जीसीपी प्रोग्राम एक मार्केट आधारित तंत्र है जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को ग्रीन क्रेडिट के रूप में मान्यता दी जाती है, जो व्यापार योग्य होते हैं। राकेश, ग्रीन क्रेडिट किस प्रकार के कार्यों पर दिए जाते हैं? ग्रीन क्रेडिट वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसे गतिविधियों पर दिए जाते हैं, जिससे ये जीसीपी प्रोग्राम पर्यावरण के लिए हितकारी है। याद रखना जरूरी है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ग्रीन क्रेडिट को प्रोत्साहित करता है। स्टैटिक जीके के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। 8वां सवाल हेल्थ कैटेगरी से। वन हेल्थ अप्रोच का क्या अर्थ है? वन हेल्थ अप्रोच का अर्थ है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये दृष्टिकोण संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। वन हेल्थ दृष्टिकोण सभी के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। राकेश, वन हेल्थ दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? ये दृष्टिकोण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ज़ूनोटिक रोगों जैसे जटिल स्वास्थ्य खतरों से निपटने में मदद करता है। ठीक है, वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना। 9वां सवाल संस्कृति क्षेत्र से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है, जिसके कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? धौलावीरा की प्रमुख विशेषता इसका जल प्रबंधन और अद्वितीय सीढ़ीदार किला है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग और नियोजन का अद्भुत उदाहरण है। हाँ, और धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और ये अपनी उत्कृष्ट शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा में जल संरक्षण की तकनीक बेजोड़ थी। राकेश, धौलावीरा किस नदी या जल स्रोत के पास स्थित था? धौलावीरा 2 मौसमी नालों मनहर और मानसार के बीच स्थित था, जहां से ये अपनी जल प्रबंधन प्रणाली को संचालित करता था। तो धौलावीरा हड़प्पा स्थल अपने अद्भुत जल प्रबंधन के लिए जाने जाता है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 10वां सवाल भूगोल से। हालिया शोध के अनुसार ब्लैक कार्बन के जमाव का हिमालयी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ब्लैक कार्बन के जमाव से हिमालय के ग्लेशियरों की सतह गहरी हो जाती है, जिससे वे अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उनकी पिघलने की दर बढ़ जाती है। सही कहा। ब्लैक कार्बन वातावरण को गर्म करता है और ग्लेशियरों को पिघलाता है। ब्लैक कार्बन के जमाव से भारत की जल सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। राकेश, ब्लैक कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ब्लैक कार्बन का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, बायोमास और जंगल की आग का अधूरा दहन है, जो वायुमंडल में ब्लैक कार्बन कण छोड़ता है। याद रखना जरूरी है कि ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों को पिघला रहा है और इसका जमाव खतरनाक है। स्ट्रैटेजी के लिए भारत में सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन है। हाँ निधि, 11वां सवाल बैंकिंग से। नेफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेफेड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करना। बिल्कुल। ये नेफेड एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिसे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। राकेश, नेफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेफेड की स्थापना 2021 में भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश को गति देने के लिए की गई थी। तो नेफेड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है। ये भी याद रखना कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन देता है। 12वां सवाल खेल के क्षेत्र से। आगामी ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के किस प्रारूप को शामिल करने का प्रस्ताव है?
आगामी ओलंपिक्स जैसे लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे इस खेल का वैश्विक विस्तार होगा। सही। क्रिकेट को पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन वो केवल एक ही मैच था। अब T20 क्रिकेट के शामिल होने की उम्मीद है। राकेश, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? IOC का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये ओलंपिक आंदोलन की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्रिकेट का T20 प्रारूप ओलंपिक में शामिल हो सकता है। ये भी याद रखना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। हाँ निधि, 13वां सवाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? FATF का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसे वित्तीय अपराधों से मुकाबला करना है। बिल्कुल। ये FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। यह FATF इन अपराधों को रोकने में मदद करता है। राकेश, FATF की ग्रे लिस्ट क्या दर्शाती है? FATF की ग्रे लिस्ट उन देशों को दर्शाती है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपर्याप्त माहिक रहे हैं, जिससे उन पर दबाव बनाया जा सके। याद रखना जरूरी है कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने का काम करता है। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। निधि, 14वां सवाल सरकारी योजना से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? PMAY ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। हाँ, ये योजना लाभार्थियों को पक्के मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। PMAY-G के तहत सरकार कितनी वित्तीय सहायता देती है? PMAY-G के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। याद रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन करता है। आज का अंतिम सवाल। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी NDGFP का मुख्य उद्देश्य क्या है? NDGFP का मुख्य उद्देश्य भारत में डेटा तक पहुंच, गुणवत्ता और सुरक्षा को मानकीकृत करना और एक समग्र डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित करना है। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क सरकारी और प्राइवेट संस्थानों द्वारा डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता है ताकि डेटा का सुरक्षित और कुशल उपयोग हो सके। राकेश, NDGFP किस मंत्रालय के तहत आता है? NDGFP इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के तहत आता है, जिसका उद्देश्य भारत को डेटा अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना है। सही है। NDGFP भारत में समग्र डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित करता है। स्ट्रैटेजी के लिए भारत में पहला साइबर कानून 2000 में आया था। वाह निधि, आज तो तुमने 15 के 15 करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके फटाफट याद कर लिए। इन 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने एक मजेदार डिस्कशन में कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि इन तथ्यों से आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। हाँ राकेश, मजा आ गया और रिवीजन भी हो गया। हमें इसी तरह रोजाना करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पूरी डिस्कशन की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अपनी तैयारी जारी रखें, हिम्मत ना हारें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।